Welcome, students. So today we are starting a new module and you're finding a new structure on screen. And I am Dr. Vartika Sinha, PhD and postdoc from Delhi University, correct? So we are going to learn module 2 today, in which we will study ecology and environment, and the topics to be covered in this lecture are organism and environment, habitat and niche, and population and ecological adaptations, correct? तो इकोलॉजी एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है साइंस के स्टूडेंट्स को, आई अंडरस्टैंड, बट मेरी कोशिश रहेगी कि टिल द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इसको आपका फेवरेट बना सकूं, बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स. एंड व्हेन आई क्लियर्ड CSIR नेट, इट वाज द स्कोरिंग पेपर. मींस पेपर 1 के बाद पेपर 2 करेक्ट होना है या नहीं वो इसके स्कोर पे डिपेंड करता था. तो दैट्स व्हाई मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको उतने ही अच्छे से पढ़ाऊं, करेक्ट? So we will start from the 4 levels of biological organizations, and these are organisms, populations, community, and biomes. जैसे हम सेल्स में पढ़ते थे, बॉडी स्ट्रक्चर में पढ़ते थे कि सेल्स वर द यूनिट ऑफ द बॉडी, और सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बॉडी बनाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मिलके बायोम बनाते हैं. और हमारी अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोम ऑफ दिस प्लैनेट, करेक्ट? नाउ organism and environment. So organism, we all know, we all are organism and we all are surrounded by different kinds of organism surround us, correct? And what is the environment? It is composed of biotic factors as well as abiotic factors, right? We will study in details about these factors. So environment में सब कुछ आता है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, जो कि हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, रेडिएशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा. हमारी लाइफ पर, हमारी फिजिकल लाइफ पर जिन भी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है वो सारे के सारे मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं, और इन्हें कॉमनली इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं, राइट? सो जब आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ी होगी बायोलॉजी में, राइट, तो आपको पता चला होगा कि अर्थ का टेम्परेचर पहले कितना ज्यादा था. आई मीन थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस और लैक्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद जब एक सूटेबल टेम्परेचर आया, डिक्रीज होते 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 जब हम एक सूटेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आए, तो ही यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई, राइट? तो अर्थ पर लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास करेक्ट कॉम्बिनेशन है टेम्परेचर का, यहाँ प्रॉपर लाइट है, वाटर है, और वो सारी चीजें हैं जो कि एक बायोलॉजी को फ्लरिश करने के लिए जरूरी हैं. ओके, नाउ जब हम अर्थ की बात करते हैं तो लेट मी यूज पेंसिल. जब हम अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेस, दिस इज योर अर्थ. यस, ओके. जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, और ये हमारा सन है, राइट? ये सन है, ओके. तो हमें पता है कि अर्थ की ये जो मिड लाइन होती है इट इज इक्वेटर, और सन से जो रेज निकलती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर को हिट करती हैं. दैट्स व्हाई यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं एट सर्टेन एंगल्स, सनलाइट का एंगल चेंज होता है और इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, करेक्ट? दैट्स व्हाई अर्थ के अलग अलग रीजन का टेम्परेचर अलग अलग होता है. तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अर्थ का सन के साथ जो भी ओरिएंटेशन है उसका खुद का अपना रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर में, और प्लस इसका रिवॉल्व अराउंड द सन.
इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा डे एंड नाइट और हमारा सीजन, करेक्ट। और इसीलिए अर्थ के अलग अलग जगह पे सेम टाइम में टेम्परेचर और वेदर अलग अलग होता है। ओके, सो these changes in climatological conditions provide challenges and opportunities for all the species, और इन स्पीशीज को इन सारे चेंजेस के लिए खुद को अडाप्ट करना होता है। लाइक अभी का एग्जांपल ले लो, अभी स्कॉचिंग हीट है, ठीक है, बट वी आर स्टिल गुड एट आवर वर्क क्योंकि हमने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस हो या क्लाइमेट में कोई सा भी फैक्टर में डिफरेंस हो, हम खुद को अडाप्ट करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर ऑल आर वर्किंग, करेक्ट। तो क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पहले है यूरीथर्मल और दूसरा स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि टेम्परेचर का बहुत ब्रॉड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत कम से बहुत ज्यादा रेंज पे ये परफेक्टली काम करते हैं। एंड स्टेनोथर्मल्स वो होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए, राइट। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे इकोलॉजी में आपको ऐसे कई सारे टर्म्स एनकाउंटर होंगे जिनके मीनिंग तो आपको पता है पर टर्म शायद आपको नहीं पता है, और इन सारी चीजों को समझने के साथ याद करने की भी जरूरत है, करेक्ट। ओके, तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, राइट। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर जो कि हमने पढ़ा, प्लस वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। Precipitation always means not only rain but also snow, correct? Sorry, here. Precipitation means rain plus snow. Okay, इस चीज को याद रखना, मैंने स्लाइड पे लिखा नहीं था। तो अर्थ के अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट या अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, और इसका रीजन है यहाँ का वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। क्योंकि अलग अलग जगह पे रेन अलग अलग होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्टर्स मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, अर्थ पे 4 मेजर बायोम्स पाए जाते हैं, और ये हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, करेक्ट। इस स्लाइड के राइट साइड में जो ये बड़ा सा ग्राफ बना हुआ है शोइंग mean annual temperature on the y axis and mean annual precipitation on the x axis, ये आपको शो कर रहा है कि कौन कौन से टाइप के बायोम्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि ये डेजर्ट है इन द ऑरेंज, अ स्मॉल पार्ट, ये डेजर्ट है। जब आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है वो काफी कम है, बिकॉज प्रेसिपिटेशन ये एक्स एक्सिस पे है और ये -15 से +50 के बीच में ही ये शुरू होके खत्म हो जाता है। मीन्स यहाँ रेनफॉल तो काफी कम होती है, पर जब आप टेम्परेचर वाली एक्सिस पे जाओगे तो ये काफी हाई है, राइट। So desert, grassland, tropical forest, temperate forest, coniferous forest and tundra forest, ये सारे के सारे जो मेजर बायोम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ओके, जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमें ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह का पता होना चाहिए, और इकोलॉजी में उसे हैबिटेट कहते हैं, राइट। So what is a habitat? It's an area or natural environment in which an organism or population normally lives. Correct? Okay. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हम कौन सी जगह पे रहना प्रेफर करेंगे? नेचुरली जहाँ पे फूड मिले, जहाँ वाटर हो, जहाँ शेल्टर हो और जहाँ स्पेस हो। हमें ये 4 चीजें तो मिनिमम चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हम वही अपना हैबिटेट बनाएंगे, राइट। ओके, इकोलॉजी में हैबिटेट के साथ एक बहुत कॉमन वर्ड आता है जो कि नियरली हैबिटेट के ही इक्वल है, बट बिकॉज देयर आर डिफरेंट टर्म्स देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स। niche, what is a niche? A niche is an organism role or job in an ecosystem. कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में क्या कर रहा है,
इसे नीच कहते हैं। इट इंक्लूड्स वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है और वो क्या करता है। हम इसे बेटर समझेंगे टाइप्स ऑफ नीड्स देखकर, where it is divided into two major types: fundamental needs, where it can be defined as a range of environmental conditions in which each of the species survives, correct? And the other one is realized needs. और जब आप डेफिनेशन दोनों की देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझसे गलती हुई है और मैंने कॉपी करके लिख दिया है, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस एंड विच यू विल फाइंड इन द कलर पिंक। ओके, फंडामेंटल नीड्स ये वो जगह है जहां पे वो स्पीशीज नॉर्मली सरवाइव करती है, और रियलाइज नीड्स वो है जहां पे वो स्पीशीज स्पेसिफिकली पाई जाती है, राइट? अब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें रैकून्स का, जो कि नॉर्मली पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, अर्बोरियल होते हैं, ये नेचुरली फॉरेस्ट में रहते हैं और ये इंसेक्ट, फ्रूट एंड स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं, राइट? तो ये इनका फंडामेंटल नीड हो गया। ओके, अब इनका अगर हम रियलाइज नीड की बात करें तो क्या है? ड्यू टू एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जहां पे ये रह रहे थे वहां पे इन्हें डिस्टर्बेंस फील हुआ और इन्होंने अपने हैबिटेट को थोड़ा सा नैरो बना लिया और कहां पे रहने लगे? दे स्टार्ट टू लिव ऑफ आवर ट्रैश एंड अदर वेस्ट, राइट? किसी भी एनवायरमेंट के प्रेशर में आके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रेशर में आके अगर इनका नीच नैरो डाउन हो जाता है तो वो होता है आपका रियलाइज नीच, क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ पे है, करेक्ट? नाउ ओके, अब हम क्योंकि नीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी और चीजें जान लेना जरूरी है, जैसे no two species can occupy the exact same niche because no two species do the exact same thing। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज जो कि बेटर करती है वो उस पूरे नीच को ऑक्यूपाई कर लेती है, और दूसरी जो स्पीशीज है वो या तो इलोप हो जाती है, भाग जाती है, और या फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, राइट? ओके, सपोज दो नीच, दो एनिमल्स हैं जिनके नीच काफी आसपास हैं और इतने आसपास हैं कि उनका एक थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, राइट? यानी कि एक थोड़ा सा एरिया है जो कि दोनों में कॉमन है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज नीच ओवरलैप। ये फर्स्ट स्पीशीज का नीच है, ये सेकंड स्पीशीज का नीच है, एंड देयर इज अ नीच ओवरलैप व्हिच इज शेडेड इन ग्रे। और यहाँ पे ये अपने रिसोर्सेज को पार्टीशन करके यूज करते हैं। दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहां पे एक स्पीशीज ने कुछ खाना कलेक्ट किया, दूसरे स्पीशीज ने कुछ खाना कलेक्ट किया, पर वो दोनों के दोनों अपना ही अपना खाना खाएंगे, पर वो जगह एक है कलेक्शन की, करेक्ट? ओके, अब this is a table in which you will find the exact difference of habitat and niche। और ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो सारा कुछ इस स्लाइड पे है, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट habitat focus on how the environment impact organism। habitat फोकस करता है एनवायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनिज्म पे, पर नीच फोकस करती है ऑर्गेनिज्म क्या इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरमेंट पे, करेक्ट? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया है नीच में फ्रॉग का, कि a species में चेंज इट्स नीच विद एज और सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज अपना नीच एज या सीजन की वजह से चेंज कर ले, और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हर्बीवोर होता है एज अ टैडपोल और कार्निवोर हो जाता है जब वो एडल्ट होता है, करेक्ट? Now, we are moving toward the other topic, which is adaptation or responses to abiotic factors। जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की स्लाइड में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि टेम्परेचर या क्लाइमेट जैसा भी हो हमें अडाप्ट करना होता है अगर हमें सर्वाइव करना है तो, एंड ऑब्वियसली दिस फिनोमेना इज नोन एज एडाप्टेशन। तो चाहे थोड़ी डिफिकल्टी हो चाहे ईज हो, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह लेते हैं, राइट? हम जानते हैं कैसे, बिकॉज
हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली कांस्टेंट होता है अराउंड, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड ये टेम्परेचर परफेक्ट होता है हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स के फंक्शन के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन करने के लिए, और बॉडी की इसी मेंटेनेंस कैपेसिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओके, तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस शो करते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, और देयर आर 4 वेज जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म कोप अप करते हैं एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से, राइट। एंड ये होती हैं रेगुलेट, कंफॉर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेट, जो कि हमने पढ़ा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना, टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन बाहर चाहे जैसी भी हो, और इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और वो एनिमल्स जो ये करते हैं उन्हें होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, या एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। सी, इकोलॉजी में आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे और आपको वो सारे टर्म्स अपने माइंड में याद रखने की जरूरत है। जब हम होम्योथर्मिक कहेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो वार्म ब्लडेड भी हैं, और ये भी हिडन है कि वो एंडोथर्मिक है, राइट। ओके, सो वी आर रेगुलेटर्स बिकॉज हम इस प्रोसेस के थ्रू थर्मोरेगुलेशन या ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे कर लेते हैं, राइट। जैसे इन एक्सेस हीट, अभी का मौसम बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में हम कैसे अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं? वी ऑल नो दैट गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है, राइट। ओके, तो मैं इस चीज को आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। लाइक यहाँ, सॉरी, ओके, हियर ये आपका बॉडी का सरफेस है, ठीक है। सपोज ये आपका हैंड है और इसके अंदर में यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, राइट। जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अराउंड 45 डिग्री हुआ, तो स्वेट ग्लैंड्स ओपन हुई और यहाँ से पानी की बूंदें वेपर के फॉर्म में आपके स्किन के सरफेस पे आई। गॉट इट? जैसे कि आप पानी को बॉईल करते हो ना पैन में, पानी लिक्विड स्टेज में होता है, जैसे कि यहाँ पे है, वो वेपोराइज होकर के गैसियस फॉर्म में स्किन के सरफेस पे आया। पर स्किन के सरफेस पे आते ही वो ठंडा होकर के पानी की ड्रॉपलेट्स बना लेता है, जिसे हम स्वेट कहते हैं। तो पानी का वेपर बन के स्किन पर आना, ये हो गया वेपोराइजेशन, और वापस ड्रॉप बन जाना, ये हो गया कूलिंग। और यही कूलिंग जो कि हमारी बॉडी में होती है, यही कूलिंग सेम थिंग डेजर्ट में होती है, जिससे नाइट में वो ठंडे होते हैं। ओके ओके, जब ठंड होती है तो क्या होता है? हम कुछ सेकंड्स के लिए शिवर करते हैं, एंड यू नो योर शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ क्विक एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से हीट जनरेट होती है, वी ऑल नो। इसके थ्रू हम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, करेक्ट। क्या प्लांट्स में भी ये मैकेनिज्म होती है? नो, प्लांट्स डू नॉट हैव दीज मैकेनिज्म, और उनके लिए अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसे कन्फॉर्म कहते हैं। कन्फॉर्म का मतलब टू अग्री विद योर सराउंडिंग्स। कन्फॉर्म का मतलब टू अग्री विद योर सराउंडिंग्स, मतलब बाहर जैसा है आप वैसा ही बन जाओ। दोज हु कैनॉट रेगुलेट कन्फॉर्म, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते, वो कन्फॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर। ओके, और ये होता है नियरली ऑल प्लांट्स में और 99% ऑफ एनिमल्स में, जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते। और इनके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस, जिन्हें एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं, करेक्ट। ओके, एंड दीज एनिमल्स को हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू with rest of the lecture in the next lecture. Till then, keep revising and happy learning.